Yeah, we are also going live. So I think in just half a minute we can start. Yes, sir. Please start. Atul bhai. Yes. शुरू की. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજની ઈ મીટિંગ ક્લેરા M.CODD ના પુસ્તક આધારિત પ્રશ્નોત્તરીમાં કે દિનાકરનજી, નંદકુમાર રાઉતજી અને અર્ચનાબેન મુનશીજી તેમજ આજના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સૌ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May Each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. Know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. जी धन्यवाद अतुल भाई. और चूंकि ये एक तरह का नया फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ कि शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए, तब तक और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे. ये जो फॉर्मेट है इसका मूल उद्देश्य है कि किसी भी किताब का पहले भाग में अध्ययन, दूसरे भाग में जो भी उपस्थित लोग हैं या जिन्होंने पहले से क्वेश्चंस पूछे हैं उनके क्वेश्चन एंड आंसर जो मेन स्पीकर है वो उसको आंसर देंगे. और तीसरा जो आप शायद यहाँ पीछे पढ़ पा रहे होंगे कि गेट बुक्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम न्यू एंड यूनिक द त्रिवेणी बुक शेल्फ. तो ये बात मुझे दिनाकरन जी की बात से ही याद आई थी, क्योंकि वे अक्सर कुछ ना कुछ किताबों के बारे में पूछते रहते हैं. ब्लेवेस्की लॉज में भी हमारे यहाँ किताबें, BTF में भी काफ़ी किताबें हैं और शायद पूना में भी काफ़ी किताबें हैं. तो ये नागपुर में भी ये सब किताबें अगर वहीं पड़ी रहेंगी तो शायद कुछ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. तो ये पहल है. जिस तरह से त्रिवेणी 3 भाषाओं में शुरू किया था, उस तरह से ये एक छोटी सी पहल मैं करना चाह रहा हूँ कि एक किताब के बारे में पहले भाग में बातचीत, दूसरे भाग में क्वेश्चन एंड आंसर, और तीसरे भाग में मतलब उसी भाग में किसी को भी अगर किताब चाहिए तो वो त्रिवेणी बुक शेल्फ से वो किताब वाया त्रिवेणी बुक शेल्फ मंगा सकता है. हम लोग सभी लोगों से संपर्क रखेंगे और वो किताब आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे. तो आइए अब आज की चीज़ शुरू करते हैं. और आपको जाहिर है मालूम ही है कि आज का विषय इन दोनों किताबों पर है, तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ये दोनों किताबों को आपको 3 भाषाओं में करेंगे. दिनाकरन जी इंग्लिश में, नंदकुमार जी हिंदी में और अर्चना मुंशी जी गुजराती में. दिनाकरन जी का संक्षिप्त परिचय दे दूं कि उन्होंने 1983 में अडियार लॉज ज्वाइन की थी. वे 2nd जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं. केरला फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे 1989 से 92 तक. 2010 से 2013 और 2016 तक वे नेशनल लेक्चरर भी रहे इंडियन सेक्शन के. केरला साहित्य एकेडमी में उन्होंने एक किताब लिखी है, ऑथर है उनके, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या संगमम. इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्म विद्या संगमम केरला नवोदानवम, मैं शायद सही बोल पा रहा हूँ, पर इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का और केरल का पुनर्जागरण. तो बहुत अहम किताब उन्होंने लिखी है. राधा वनियर के जो लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ है, इसको कंपाइल किया है. सुरेंद्र नारायण की टॉक्स जो है उसको लीव द वर्ल्ड एंड कम इनटू अवर्स को किया है उन्होंने कंपाइलेशन. उसके अलावा थियोसॉफिक लाइफ जो एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट किया है.
बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने इधर उधर पब्लिश किए हैं जर्नल्स में और उसमें, और इसी तरह उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और आज हमारे बीच में है। मैं उन्हें किताबों का एक रसिक मानता हूँ और काफी किताबों का उनके पास संग्रह भी है और नॉलेज भी। आइए दिनाकरन जी, आप आज दोनों किताबों का हमें परिचय कराएंगे। Thank you, brothers and sisters. Am I audible? Yes, sir. Loud and Okay. I'm very happy to participate in this evening program, question and answers, and about the two books, The Way of the Disciple and Theosophy as Master's Seat. I am very thankful to the organizers of the Triveni Meet and our translators also. So this question answer form, asking question, is a very important and intelligent activity. Only because right questions can be answered rightly, properly. From time immemorial, this method was used by great teachers. If you see the Upanishads, Gita, or any other text, you can see it's a dialogue between two persons. One person asks a doubt, some clarification from the other person, considered to be more knowledgeable than him. But in this case, I am not more knowledgeable than any one of you, but just a fellow student like you, a student of Theosophy. So don't consider if I said something as an authority or something as most precious opinion. For example, in H.P. Blavsky's Key to Theosophy, it is in a question answer form. The inquirer asks question and Blavsky answers. I presume that that method of communicating or disseminating Theosophy was adapted by H.P. Blavsky, and the inquirer and the person who answers the question are one and the same. Because usually many questions were asked in those days about the Theosophical Society, on what is Theosophy, what is their concept about God, masters, and so on. So Blavsky made that book in a question answer form. Later on, CLARA M.CODD abridged it in another more simplified form. As I told in the last part of my talk in last Tuesday, some critics say why that book was abridged and the original one is available. The answer by CLARA M.CODD was that to popularize this knowledge, to simplify this knowledge to the general public for more understanding. Likewise, this question answer session is also supposed to be to clarify some points of these two books, because much of the subject is very profound concerning the foundation or the cardinal teachings of the Theosophical Society, about the great ones, their work, their nature, how one can follow their path, etc. This is a very serious subject for any student of you. So I considered that I will ask one general, because I have not received any particular question in this evening. So I would like to ask one question to myself and try to answer it. That will be more interesting. For example, nature of the adept. Suppose someone asks the question, what is the nature of the adept? Because that there is no particular answer for that, because it is beyond any description. Masters themselves wrote to Colonel Olcott to clarify his doubt. Means many people ask this question when we talk to them about the great ones, or when sometimes even without mentioning their name, people will ask the question, what is the nature of your
the teacher adept. Because in India, there is no scarcity for gurus, teachers of different types. So people ask theosophical, what's the nature of the great ones? And one of the masters clarified this doubt to H.S. Alcott. That means to every one of us, I am not a disembodied spirit. Brother, I am a living man, gifted with such powers by our Lord as are in store for yourself someday. Because it's clear that these powers which we possess now, which we have, is also at your reach today or tomorrow. Then CLARA M.CODD here clarifies the master is neither a god nor a spirit guide. Indeed, as I shall show later, he has nothing to do with any form of spiritualistic communication. He is a man, albeit a very fully developed one, very far in advance, the state of evolution where most of us stand. Then this is the general opinion, the general clarification of master given in the first part. Then people may ask another question. In the internet, YouTube, and everywhere now we can see the pictures. Claims to be the pictures of the great ones. Is it the true one? Because for every question there is answer in the Google or in the YouTube. Even very small things, minor things to profound things. You can ask the Google Guru or we'll have a video in YouTube. Here Leadbeater clarifies about all these things, about the physical figure of the master. There are three things you would see in the eyes of a master. First, you would see a look of very high purpose, for the master thought is always occupied with vast world events and he never thinks about himself. This lends to his eyes a far away starry look. Then you would also see a look of great benevolence, for the master is essentially a very kind person. But you must not think that he is a very solemn and has no sense of humor. He would never make an unkind or unpleasant joke, though he might sometimes poke a little gentle fun at a disciple who was taking himself too seriously. As I mentioned, this is one of the reasons why we should not be deceived by the pictures viral in the various YouTube or in the social media, because they are all imitations. Moreover, we have to think, our former president, international president Dadaji used to warn us, master is not a two-dimensional picture. We should not confine it to any other, just like any other photograph of any deity or godman or guru, and belittle its value. This is my introduction. There are various points to go into all these things. Please go on. I request every one of you. Dinakaran ji, please give details of both the books one by one, like you did last time. The same thing, because the same translation is with Nandakumar ji and Archana. Okay. So all the existing people will have a refreshing of the books. Okay. We will Shall I continue? Yes, please continue. Then again, in this book, the CLARA M.CODD says, adept is an infinitely wise, humane, compassionate, utterly sincere and honest man. Man includes, there are women adepts also, you may be knowing, wholly obedient to the great laws of the universe. We are slaves to the law. That is the, that was mentioned by one of the masters. Karma, which is the divine will in action, that is the definition of karma, which he is a
faithful agent. He is a man like ourselves, wearing a physical body and living a physical life. Yet on the inner planes, he is enormously beyond, he is in the development and power. The chapters, his inner knowledge and powers. That is another chapter. Some laws of the occult brotherhood, members of the brotherhood, more or less known. These are all worth pondering. Second chapter is devoted to discipleship, and the third one is restoration of the mysteries. One point, one of the masters in his letters said, every Friday you may be knowing that Indian section is conducting Mahatma Letters class. We but follow and servilely copy nature in her works. Yet there is nothing supernatural about it. All of the adept's knowledge and powers are perfectly natural, and the seed of them is without. Seed of them is inherent and latent in all men. That may be one of the reasons why the third object of the Theosophical Society is to investigate the unexplained laws of nature and powers latent in man or humankind. That power is latent in man. We have to develop those powers. Now, usually people ask the question, what are these latent powers? Some of the latent powers are mentioned in the Vibhuti Yoga of Patanjali's Yoga Sutra. But I personally feel that the latent powers in man compared to other species in this world is which we can develop when we see few people with such developed qualities. We often wonder. So, and we say, he's not a human being, he's a Deva. One such a latent power is the power of love, compassion, charity, generosity, brotherliness, patience, forgiveness, unselfishness, devotion, truthfulness, courage, tolerance, self-reliance, perseverance, and equilibrium. There is another interesting book called Daily Meditation. I'm not switching, going away from the subject, in which 12 chapters are given. And each chapter is devoted to one virtue. As I mentioned, love, compassion, like that. Try to meditate on that virtue. That book is known as Daily Meditations by Catherine Beachy. This is recommended to all serious students of the society, because each month is devoted for one virtue, and try to meditate on that virtue. These are the qualities, latent qualities, which have to develop as we work by natural, not supernatural means and laws. These are all natural. If you work for something, you will gain it. The earnestness, sincerity in our work is a must. Another doubt arises in the minds of many Theosophists is that whether the great ones will guide us, instruct us, just like many other gurus are doing, controlling their willpower, do this, don't do this, like that. Here, masters clearly mention, we never guide our chelas. The chela means disciple. This is popular in North India. The most advanced even, not done, forewarn them, leaving the effects produced by causes of their own creation to teach them better experience. So they don't want any blind obedience. They don't want his disciples to work for them. But
जरा नींबू भी खाते तो सारा Don't expect in that case the masters will guide you, masters will instruct you. You have to work your own salvation. That is at one point they said, try, and try. It is up completely left to the disciple or chela. The iron rule is that what powers one gets, he must himself acquire. He must work, not with the help of any other person. He has to acquire himself. That is, but at the same time, the value of satsang or the association of like-minded people, those who are in the same path, will help you. But you must work for your own salvation, your own liberation, or if you may use any other term, not to liberate yourself with someone or with some other area. And another doubt is, many people ask, you talk about Gupta Vidya, secret doctrine. And what is this secret doctrine? Why it is so secret? Even great saints of India ask the question. For the Theosophists, everything is sacred, not sacred, but secret, Gupta Vidya. And they even quote some other teachers also saying that I don't have any Baddha Mushti. Baddha Mushti means a closed fist. One great teacher once said, that was in another sense. But actually, this Gupta Vidya, it is not secret in the sense of being deliberately withheld from the public, but by virtue of the same conditions in which differential calculus is occult or hidden to one who is just learning to multiplication tables. That is known to everybody. A person who is in the lower class is not supposed to, is not able to, it is hidden to him. If you give him trigonometry or any other higher mathematics, he may not follow. That is one reason it is called Gupta Vidya. Time is up. Tarji? Unmute कीजिए. Last time you were given the contents of both the books one by one. So This one book is over. Another I can switch out other book if you want. Yes, sir. Please switch it over. So after that, we will come to the language translation. Yes. Thank you. The other book is Theosophy as the Master Seed. CLARA M.CODD talks about the adept. He, the adept, is able to see far, far further into the future that we can plan, and to plan and to shape events for the future. Masters plan for thousands of years ahead. They work with evolution, never against or across its forces. They direct, inspire, adapt, utilize, coordinate, amend if possible, but they never force the pace, either of the individual or the race. This is a very important point, as I mentioned earlier. In this book, Theosophy as a Master C, first part consists of 9 chapters, which deals with the Theosophical Society and its founders. Master's role in the formation of Theosophical Society, whether original inspiration is still flowing, etc. Part 2 is regarding the work which explains why the Masters founded the Theosophical Society. The opinion of the Master of modern conditions is uncompromising. You are at barbarians with all your boasted civilization. This is one of the important statements by Mahatmas regarding our present civilization, which he claimed as the most advanced one. In the present world, every day we are reading news about great wars going on in the name of religion, nationality, various superstitions, including animal sacrifice and all that. It is
It is order of the day now. And still we claim that we are the developed people. We have modernized our weapons. That's the only difference. And the only solution to this problem is universal brotherhood. Off and on at the international headquarters, and question and answer session is open to the delegates. People ask, why don't we change the first object of the Theosophical Society to form a nucleus of universal brotherhood of humanity? Because we have already achieved it. Everybody has realized it. Even many organizations had accepted it as their motto, saying that this universal brotherhood is our motto. But it is not true. At many occasions, our president clarified this. We have not yet achieved this, our motto of universal brotherhood. If we have already achieved it, the world would have been a different one. There would be no wars, no ethnic cleansing, all this horrible and shocking news every day revealed in the media. That is because universal brotherhood is the only solution to all these problems. This is not an idle phrase. Humanity in the mass has a paramount claim upon us. Universal brotherhood is the only secure foundation for universal morality. It is the aspiration of the true adept. And another question often people ask, whether Theosophical Society gives any training to develop occult powers. The society's purpose is clearly mentioned by the great one. Society exists not for helping individuals to acquire occult powers, nor for the production of extraordinary phenomena, permitted as there were for a time to draw attention to the movement in the beginning. Even if you read the old diary leaves by H.S. Alcott, you can see in the beginning, when the society was formed, he had some sessions after the regular meeting of the lodge or at public places. He cured many people from serious illness with his powers, Colonel Alcott. And later on, he was very disappointed by the reaction of the public, and the great ones want them to stop this, showing these phenomena. It will not be beneficial to the public. So this acquiring occult powers is not the motto of the Theosophical Society. And what is the duty of a Theosophist? People ask the question, what is the duty of a Theosophist? We have to popularize to the world that such a thing as Theosophy exists. This is the duty of every Theosophist, to make known to the world that Theosophy exists. The Theosophical Society stands for universal brotherhood. This is the duty of every Theosophist. And masters have said, don't be disappointed by, some shortfall comes, but try, and try. And they always optimistically says, if there are 3 men worthy of our Lord's blessing in the TS, it can never be destroyed. Then the importance of this Theosophy as a master see is that nearly 50% of the book is devoted to lodge work. What is the work of a lodge? What are the duties of every member, every office bearer of the Theosophical Society, etc. And she mentions that the usefulness of a branch very largely, if not entirely, depends upon the loyalty, discretion, and zeal of its president and secretary. However much their colleagues may do to assist them, the efficient activity of their group develops proportionately with that of those officers. Here, the importance of a lodge
is mentioned. It is a primary unit of the section or the federation. Another chapter in the same book is on the esoteric school of Theosophy, ES. Shortly, I'm sure that many serious members are here to explain it on such subject. It's not a secret thing, but it is private about the esoteric school. When a member joined, address to members, a small booklet is given. At the last chapter, it is clearly mentioned those who have completed 2 years of membership can apply to join in the esoteric school subject to certain conditions. So such points are discussed in that chapter. Why one should join in such a conscious act? It is clear. To tread the path to adeptship under the guidance of a master of wisdom, the brain consciousness must know and participate. Such men are particular co-operators in the master's work. But these numerous unconscious cooperators all over the world, why they are not direct disciples of the adepts? That is another question. There are many good people, actually good people, but they are not taken as disciples of the masters. You know that correspondence was with Mr. Sinnett, A.O. Hume. In the ordinary sense, they were not perfect people. They had many best available people only. They were not in the ordinary sense of the term of goodness. They cannot be considered as a perfect man. There were many perfect men at that time. Many people were there, but they were not taken by the great ones. They said that they are best available at that time. Dinakaran ji, 1 minute to sum up, please. Okay. The simple reason mentioned by Clara M.CODD is that because of the magnetism of erroneous beliefs, even though they be pure and sincere of life, this is also a matter of karma. Master M explains, there are hundreds of thousands of fakirs, sannyasis and sadhus leading the most pure life, yet being as they are on the path of error, never having had any opportunity to meet, see, or even hear of us. That's the reason clearly mentioned by them. Thank you for listening me. Now we can have the translation in Hindi and also in Gujarati or in Marathi. Okay. Sir, unmute please. गुजराती में इनवाइट कर रहा हूं मैं अर्चना जी को, उसके बाद हिंदी में राउत जी दोनों किताबों का विवरण देंगे। अर्चना जी का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। वे बंबई में ही पली बड़ी हैं और उनके पिताजी डॉक्टर्स थे और माताजी मैथ्स की टीचर थी और उन्होंने इनकी स्कूलिंग गुजराती मीडियम में इसलिए कराई कि वे बिलीव करते थे कि हमारी जो उनकी मातृभाषा है उसी में पढ़ाई हो। उन्होंने भरतनाट्यम सीखा है और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में मुंबई से किया, मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में बड़ौदा से किया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डेवलपर की तरह कार्य भी किया है। स्कूल कॉलेज से ही नाटकों में इंटरेस्टेड थी और प्रोफेशनल लेवल पर उन्होंने गुजराती, हिंदी और इंग्लिश भारतवर्ष में और विदेशों में भी जाकर उसके प्रोग्राम्स दिए हैं, उसके शोज किए हैं। FTI पुणे से उन्होंने कोर्स किया है और डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट फील्ड में सह निर्देशन भी कई डॉक्यूमेंट्रीज में किया है। ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिशनर नेचुरोपैथी उन्होंने पढ़ा है और वे क्वालिफाइड हैं इसके लिए। 2010 से वो ज्योति लॉज में सक्रिय हैं, त्रिवेणी की सक्रिय मेंबर हैं। आइए अर्चना जी, गुजराती में आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। Am I audible? Yes, yes. નમસ્તે, બધાને જ નમસ્તે.
અને દિનાકરનજી આજે ફરીથી ક્લેરા એમ કોડ વિશે અને એના 2 પુસ્તકો વિશે બોલ્યા. એમાં એમણે શરૂઆતમાં બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યું કે સવાલ અને જવાબનો શું અર્થ હોય છે. એમણે ગીતા અને ઉપનિષદને ટાંક્યા અને સમજાવ્યું કે જ્યારે પૂછનારો સવાલ પૂછે છે અને કહેનારો જે એનાથી વધારે નોલેજ વાળો હોય એ એને જવાબ આપે છે ત્યારે વસ્તુ સારી રીતે સમજાય છે. એ વાત શરૂ કરીને એમણે આજે 2 ખાસ પુસ્તક ક્લેરા એમ કોડના ધ વે ઓફ ડિસાઇપલ એટલે શિષ્ય વિશે અને થિયોસોફી એઝ માસ્ટર્સ સી ઇટ એના વિશે એમણે આપણને સમજાવ્યું. એમણે કહ્યું કે શિષ્યનો માર્ગ જે પહેલા એક ટાંક્યું છે કે સમગ્ર વિશ્વના મારા સાથી આકાંક્ષીઓને પ્રેમભરી શુભકામનાઓ સાથે સમર્પિત છે. એમાં એક એલ્વિના સેન્ટ ટેરેસાનું એક સુંદર અવતરણ વાંચી શકો છો. જો આપણે સાચું કહીએ અને ભગવાનના મહિમાને જાળવી રાખીએ તો આપણે બધું ગુમાવીએ કે બધું મેળવીએ. આપણે એ પ્રત્યે ઉદાસીન રહેવું જોઈએ, કેમ કે જે દરેક બાબતમાં ઈશ્વરની સેવામાં ખરેખર હિંમતવાન છે તે એક વસ્તુ કરવા માટે બીજાની જેમ જ તૈયાર રહેશે. હું એમ નથી કહેતો કે હું આ પ્રકારનો વ્યક્તિ છું, પણ કાશ હું હોત. પ્રસ્તાવનામાં તેઓ કહે છે કે પુસ્તકો અને વ્યક્તિઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં અવતરણોનો સમાવેશ કરવો અનિવાર્ય હતો, કારણ કે તે જે કહ્યું તેના કરતાં વધુ સમજદાર લોકોએ તેને પ્રેરણા આપી છે. તેમને આશા છે કે તેમને પણ પ્રેરણા આપતા રહેશે. ક્લેરા કોડ આમાં કબૂલ કરે છે કે તેમની સતત મુસાફરીને કારણે થોડાક અવતરણોના મૂળને તેઓ ટ્રેક નથી કરી શક્યા, પરંતુ સાચા જ છે. જેમ કે સિક્રેટ ડોક્ટ્રીન, મહાત્મા લેટર્સ, વોઇસ ઓફ ધ સાયલન્સ, લાઇટ ઓન ધ પાથ, ભગવદ્ ગીતામાંથી અવતરણો શોધી શકાય છે. આ અવતરણ સામાન્ય વાચકને સ્ત્રોત મૂળમાં લખાણમાં જવા પ્રેરિત કરશે. ઉપરોક્ત પુસ્તકનું 3 ભાગોનું છે, જેમ કે પહેલું સંપૂર્ણ પુરુષોનો ભાઈચારો, શિષ્યત્વ અને ત્રીજું રહસ્યોની પુનઃ સ્થાપના. ક્લેરા એમ કોડ કહે છે કે એચપી બ્લેવેટ્સ્કી સંપૂર્ણ પુરુષોના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન પશ્ચિમી વિશ્વમાં પાછું લાવીને વિશ્વની કાયમ માટે અગણિત સેવા કરી છે. પૂર્વ ઋષિઓ અને ગુરુઓ તેમની ધૂંધળી અને જૂની વર્ષોની પરંપરાને સંપૂર્ણપણે ભૂલી નથી શક્યા, ફક્ત તે વર્ણવી શક્યા છે કે એના માટે અર્થ શું હતો. એને પહેલી વાર જ્યારે જે સાંભળ્યું, તેમણે ઓલ્કટની જૂની ડાયરીના પાનામાંથી પણ અવતરિત કર્યું છે કે કેવો અમૃતસરમાં શીખ મંદિરોની મુલાકાતે તેઓ જ્યાં હતા ત્યાં તેમને એક માસ્ટર્સ મળ્યા હતા અને કોટ છે, મારા આશ્ચર્ય અને આનંદ સાથે એક માસ્ટર દ્વારા પ્રેમાળ સ્મિત અને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેઓ ક્ષણ માટે વાલીઓ વચ્ચે પ્રતિબિંબિત હતા અને જેમની આંખોમાં આશીર્વાદ અને અમને દરેક તાજા ગુલાબ જેવું હતું. જ્યારે તેમણે મને ફૂલ આપ્યું ત્યારે તેની આંગળીના સ્પર્શથી મારા આખા શરીરમાં રોમાંચ પ્રસરી ગયો, જે કે સરળતાથી કલ્પના કરી શકાય છે. આમાં ક્લેરા કોડ કહે છે કે માસ્ટર ન તો ઈશ્વર છે ન તો આત્મા, એ ફક્ત માર્ગદર્શક છે. ખરેખર, જેમ હું પછી બતાવીશ, તેને કોઈ પણ પ્રકારના આધ્યાત્મિક સંચાર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. તે એક માણસ છે, ખૂબ જ સંપૂર્ણ વિકસિત હોવા છતાં ઉત્ક્રાંતિની સ્થિતિથી તેઓ ખૂબ જ આગળ છે, જ્યાં આપણામાંના મોટા લોકો ઊભા છે. ક્લેરા એમ કોડ પછી લેડબિટરને પણ ટાંકે છે કે જ્યારે તમે માસ્ટર્સની આંખોમાં તમે 3 વસ્તુ જોશો. સૌ પ્રથમ તમે જોશો કે માસ્ટરનો વિચાર હંમેશા વિશ્વની વિશાળ ઘટનાઓથી ઘેરાયેલો હોય છે. તે ક્યારેય પોતાના વિશે વિચારતો નથી. આ તેની આંખોથી જાણે દૂરના તારાઓનું દર્શન કરાવે છે. પછી તમે જોશો કે માસ્ટર ખૂબ જ દયાળુ વ્યક્તિ છે, પણ તમારે એવું ન વિચારવું જોઈએ કે તે ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ છે અને એમની પાસે રમૂજની ભાવના નથી. તે ક્યારેક કોઈ અપ્રિય મજાક કરશે નહીં, જોકે ક્યારેક તે કોઈ શિષ્યની થોડી હળવી મજાક ઉડાવી શકે છે, જે પોતાને ખૂબ ગંભીરતાથી નથી લેતા. અને એટલા માટે જ એમણે અહીંયા કહ્યું કે જે દ્વિપરિમાણીય એટલે 2 ડાયમેન્શનલ ચિત્રો હોય છે એના પર આપણે વધારે પડતું ધ્યાન ન આપવું જોઈએ, કારણ કે માસ્ટર્સના ફોટોગ્રાફ કે કશું પણ 2 ડાયમેન્શનલ નથી હોતું. એમનું બીજું એમ પણ કહેવું હતું એડેપ્ટિવ છે. એડેપ્ટ એટલે પારંગત જે છે, અસંખ્ય જ્ઞાની, માનવીય, કરુણાપૂર્ણ, સંપૂર્ણપણે ત્યારથી પ્રમાણિક માણસ છે, જે બ્રહ્માંડ કર્મના મહાન નિયમોને સંપૂર્ણ રીતે આજ્ઞાકારી છે.
જેની ક્રિયામાં દૈવી ઈચ્છા છે અને જેનો તે વિશ્વાસુ એજન્ટ છે. તે આપણા જેવા જ માણસ છે, ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે, ભૌતિક જીવન જીવે છે, તેમ છતાં આંતરિક સ્તર પર તે વિકાસ અને શક્તિમાં ખૂબ જ આગળ છે. પછી હવે બીજી ચોપડીની વાત, થિયોસોફી એઝ માસ્ટર સી. 1953માં TPH દ્વારા અદ્યાના ઉપશીર્ષક સાથે પ્રકાશિત થયું હતું. આ ક્લેરા એન્ડ કોડ તેમના સમગ્ર જીવન દરમિયાન મહાત્માના પત્રોની ઊંડી વિદ્યાર્થીની હતી. તેનું મિશન એડેપ્ટ્સ અને તેમના કાર્યને ધ ગુડ ન્યૂઝ ફેલાવવાનું હતું. તેમણે મિશનરી ઉત્સાહ સાથે આ કામ કર્યું હતું. એમણે કહ્યું કે એડેપ્ટ આપણે જે કરી શકીએ તે ભવિષ્યમાં ખૂબ જ આગળ જોવામાં સક્ષમ છે અને તે ભવિષ્ય માટે ઇવેન્ટ્સનું આયોજન અને આકાર આપવા માટે પણ સક્ષમ છે. તેઓ આગળ એમ પણ કહે છે કે માસ્ટર્સ હજારો વર્ષોની આગળની યોજના ધરાવે છે. તેઓ ઉત્ક્રાંતિ સાથે કામ કરે છે. ક્યારેય તેની સામે, તેના દળોની સામે તેઓ નિર્દેશન કરે છે, પ્રેરણા આપે છે, અનુકૂલન કરે છે, ઉપયોગ કરે છે, સંકલન કરે છે, જો શક્ય હોય તો સુધારો પણ કરે છે, પરંતુ તેઓ ક્યારેય વ્યક્તિગત અથવા જાતિ માટે કોઈ ગતિને દબાણ કરતા નથી. આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે જે આપણે યાદ રાખવાનો છે કે દેવો કે દેવતાઓને આજીજી કરવી એ સામાન્ય લોકોની પ્રથા છે. માસ્ટર્સ આનાથી અલગ છે. પ્રથમ ભાગમાં 9 પ્રકરણોનો સમાવેશ થાય છે, જે થિયોસોફિકલ સોસાયટી અને એના સ્થાપકો. ભાગ બીજામાં તેના કાર્ય વિશે સમજાવે છે કે શા માટે માસ્ટર્સે થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી, આધુનિક પરિસ્થિતિઓના માસ્ટરનો અભિપ્રાય કેવો છે. તમે આ બધી ગૌરવપૂર્ણ અને સંસ્કૃતિથી અજાણ છો, કારણ કે આપણે બધા આ વસ્તુથી અજાણ છીએ. એટલા માટે જ કદાચ અત્યારે આપણે ઘણા અસંસ્કારી છે. જાણ કે હાલના વિશ્વયુદ્ધોમાં એમનું એમ કહેવું હતું કે આપણે વિશ્વયુદ્ધોમાં હજી પણ રાષ્ટ્રીય ધર્મ, રાષ્ટ્રીયતા, જાતિ, સંપ્રદાય વગેરેના નામે ચાલી રહ્યા છે. પરિવર્તન માત્ર એટલું જ રહ્યું છે કે આપણે ધનુષ અને તીરથી માંડીને બોમ્બ અને પરમાણુ શસ્ત્રોનું આધુનિકરણ કર્યું છે. બાકી આપણે એટલા જ હજી જૂના છીએ. આનો એકમાત્ર ઉકેલ માસ્ટર્સ માટે જણાવવામાં આવ્યો છે અને તે એમણે કહ્યું છે કે યુનિવર્સલ બ્રધરહુડ. અહીંયા એમણે એક બહુ સરસ આ વાત કરતા પહેલા સિક્રેટ ડોક્ટ્રિનની વાત કરી કે જ્યારે કે ગુપ્ત વિદ્યા એટલે શું, કે શું આપણે બધું બંધ રાખીને છીએ, જે મુઠ્ઠી બંધ હોય છે. ત્યારે એમણે ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું કે જે નાના બાળકો ગુણાકાર કરતા શીખવે તો ત્યારે એને ફક્ત ગુણાકાર જ શીખવા, ત્યારે એને આગળ કેલ્ક્યુલસ ને મોટા મોટા ગણિતના પરિમાણો ન અપાય. એટલું એક સુંદર વાક્યથી એમણે આ સમજાવ્યું કે આપણે આ બધી વસ્તુઓનો ઉકેલ કેવી રીતે કરી શકીએ. તો આ બધી જ સમસ્યાઓનો ઉકેલ છે યુનિવર્સલ બ્રધરહુડ. આ શબ્દ કોઈ નિષ્ક્રિય શબ્દ સમૂહ નથી. સામૂહિક માનવતાનો આપણો સર્વોચ્ચ દાવો છે. સાર્વત્રિક ભાઈચારો એ સાર્વત્રિક નૈતિકતા માટે એક સુરક્ષિત પાયો છે. અને આમાં ક્લેરા એન્ડ કોડ ગુપ્ત શક્તિઓ વિશે પણ થોડી સ્પષ્ટતા કરે છે. જેમ આપણે કહ્યું કે સિક્રેટ ડોક્ટ્રિનમાં બધી ગુપ્ત વસ્તુઓ ખૂબ હોય છે. કે દરેક વસ્તુ ગુપ્ત કેમ હોય છે, કે સોસાયટી વ્યક્તિઓને ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે અસ્તિત્વમાં નથી, ન તો અસાધારણ ઘટનાના નિર્માણ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કારણ કે આ શરૂઆતમાં ચળવળ તરફ ધ્યાન દોરવા માટે તેના માટે સમય હતો. તેઓ મહાત્માના પત્રો ટાંકીને થિયોસોફિસ્ટની ફરજો પ્રત્યે સ્પષ્ટ ભાર મૂકે છે કે આપણે થિયોસોફીના જ્ઞાનને લોકપ્રિય બનાવવું છે. મહાન લોકોની આશાવાદી નોંધ ઉલ્લેખનીય છે અને ખૂબ જ આશાવાદી નોંધ એમણે કરી છે કે જ્યાં સુધી TSમાં 3 આપણા ભગવાનના આશીર્વાદને લાયક 3 માણસો છે ત્યાં સુધી કદી નાશ નહીં પામી શકે. આ જ પુસ્તકના ત્રીજા ભાગમાં લોજ વર્ક વાત કરવામાં આવી છે. લગભગ 50% વધારે એનામાં લોજ વર્ક કેવું હોવું જોઈએ એના વિશે એમણે કહ્યું છે. એમાં શાખાનો શું રોલ છે, શું એનો અભિપ્રાય છે એના વિશે કહે છે કે શાખાની ઉપયોગિતા મોટા ભાગે પ્રમુખ અને સચિવની વફાદારી, વિવેક અને ઉત્સાહ પર નિર્ભર ન હોય તો પણ તેમના સાથીદારો તેમને મદદ કરવા માટે ગમે તેટલું કરી શકે. તેમના જૂથની કાર્યક્ષમ પ્રવૃત્તિ તે અધિકારોના પ્રમાણમાં વિકાસ પામે છે.
એક પ્રકરણ આની અંદર એસોટેરિક સ્કૂલનું પણ છે અને તેમાં એમણે કહ્યું છે કે એડેપ્ટેશન કેવા સીધા શિક્ષકો શિષ્યો નથી. તેમનો જવાબ છે કે એડેપ્ટ વિશે ભૂલ ભરેલી માન્યતાના ચુંબકત્વને કારણે ભલે તેઓ જીવન પ્રત્યે શુદ્ધ અને નિષ્ઠાવાન હોય, આ પણ કર્મની વાત છે, માસ્ટર સમજાવે છે. અને માસ્ટર્સ એમ પણ સમજાવે છે કે હજારો ફકીરો, સંન્યાસી અને સાધુઓ સૌથી શુદ્ધ જીવન જીવે છે અને તેમ છતાં તેઓ જેમ છે તેમ ભૂલના માર્ગે એમને ક્યારેય મળવાની, જોવાની કે સાંભળવાની તક મળી નથી. આ સમજાવે કે છે માસ્ટર્સના નિવેદનને સમજાવતી વખતે ક્લોરા કોડ કહે છે કે અમે અમારી ફરજ બજાવી છે અને પ્રથમ વિચાર એ છે કે વિશ્વના નિયમો પારંગત વ્યક્તિ સાથે જે સંબંધ ધરાવે છે તે દરેક યોગ્ય અપીલનો તરત જવાબ આપે છે. આપણી પાસે ક્લારા કોડ એમાં એક એમણે સરસ વાક્ય એજલેસ વિઝડમ માંથી લીધું છે. હું જીવન વિશે જે શીખ્યો છું તમને કહેવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારા ભાઈઓ કે જે આ શબ્દો વાંચે છે તેને તે જ સમય હું ઓફર કરું છું મારા સ્નેહની અને કાયમી શુભકામનાઓની. એટલું સુંદર રીતે અહીંયા એમણે પુસ્તક દ્વારા કેવી રીતે પોતાની જાતને આપણને જ્ઞાન આપી શકે એમણે શીખવાડ્યું. અને કંઈકે કહ્યું કે આ લેખક જે અભિવ્યક્ત કરે છે તે કોઈ સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન નથી કે જે તેમણે કોઈ પણ પુસ્તકમાંથી મેળવી લીધું હોય. એકચ્યુઅલી તો એમણે આખા પૃથ્વી પરના તેમના લાંબા જીવન દરમિયાન પોતાનો અનુભવ જે 81 વર્ષમાં હતા એના ખૂબ બધા પ્રકાશીય પ્રકરણો આપણને કહીને એમને જીવનના જ્ઞાન તરફ દોરી ગયા છે. આ એટલી સરસ. અને છેલ્લે ક્લોરા એમ પણ પૂછે છે કે એમને પૂછવામાં આવે છે કે થિયોસોફી શું છે, ત્યારે કહે છે કે થિયોસોફી એ અમૃત છે, દેવી શાણપણ છે અથવા જ્ઞાનનો એકંદર જ્ઞાન જે બ્રહ્માંડને અંતર્ગત છે તે સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં અસ્તિત્વમાં છે. તે ભૂતકાળના અનંત ચક્ર દરમિયાન અસ્તિત્વમાં છે જેથી તે હંમેશા અસ્તિત્વમાં રહેશે ભવિષ્યની અનંતતાઓ દરમિયાન, કારણ કે થિયોસોફી એવરલાસ્ટિંગ ટ્રુથનો પર્યાય છે. એટલું સુંદર રીતે એમણે આ કર્યું છે. અને આગળ છેલ્લે એમણે ધ્યાન વિશે એમાં કહ્યું છે કે ધ્યાન આપણા બધા માટે ખૂબ જ રસપ્રિય વિષય છે અને ધ્યાનના કેવી રીતે બેસવું એના ખૂબ સુંદર એમણે પરિણામો આપ્યા છે. અહીં આમણે એક બીજો પણ ડેઇલી મેડિટેશન નામની કોઈ એક ચોપડીનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો જેમાં 12 જે વર્ચ્યુઝ છે, 12 આપણા ગુણો છે એના વિશે એક ચેપ્ટર છે. એનું પણ દિનાકરનજીએ એની ચોપડી આપણને દેખાડી અને કહ્યું કે જેને ધ્યાનમાં આગળ વધવું છે એને નક્કી આ ચોપડી વાંચવી જ જોઈએ. અહીં આ 2 ચોપડીઓનો થોડાક સંક્ષિપ્તમાં પરિચય પૂરો થાય છે. આભાર. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच अर्चना जी. और राउत साहब से निवेदन करूंगा कि वे हिंदी में दोनों किताबों का वर्णन करें. नंदकुमार रावत जी का संक्षिप्त परिचय कि उन्होंने एजुकेशन किया है पुणे से बी सिविल इंजीनियरिंग में 1982 में. 1983 से 2015 तक वे अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर के तौर पर सेवारत थे. 2015 में वे रिटायर हुए. 1 दिसंबर 1997 को थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता उन्होंने ली और 2008 से 2016 तक अकोला लॉज में ट्रेजरर के रूप में सेवाएं दी. फिर अध्यक्ष के तौर पर अकोला लॉज में रहे 2016 से 2019 तक और मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर में भी 2016 से 2019 तक वे रहे. और नेशनल लेक्चरर तो वे हैं ही और बहुत अच्छे वक्ता हैं. आइए हिंदी में हमें दोनों किताबों का परिचय. उसके बाद प्रश्न उत्तर पूछना चाहे वो प्रश्न पूछ सकते. धन्यवाद. प्रणाम सबको. प्रणाम. आज हम क्लारा कॉड लिखित क्लारा कॉड शी वॉज ए ग्रेट थियोसॉफी. वो बहुत अच्छी थियोसॉफिस्ट थी और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखे. उसमें से आज हम द वे ऑफ द डिसाइपलशिप, वे ऑफ द डिसाइपल एंड द थियोसॉफी एज द मास्टर सीज इट, ये 2 प्रमुख किताबें हैं. उन पर हम थोड़ा संक्षिप्त में
दो ही किताबों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जिनेवा में कर्नल ऑलकॉट का व्याख्यान सुनने के बाद क्लारा कॉट को थियोसॉफी में दीक्षित किया गया था। इस व्याख्यान के दौरान ऑलकॉट ने उन 5 अडेप्ट महात्माओं पर प्रकाश डाला जिनसे वह परिचित थे। क्लारा कॉट उन महान महात्माओं में रुचि रखने लगी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक है। क्लारा कॉट की 2 प्रमुख पुस्तकें द वे ऑफ द डिसाइपल एंड थियोसॉफी एज द मास्टर्स सीट, इन दोनों पर आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहली चर्चा द वे ऑफ द डिसाइपल, शिष्य का मार्ग। द वे ऑफ द डिसाइपल दुनिया भर के, वो कहती है कि दुनिया भर के मेरे साथी उम्मीदवारों को स्नेह और शुभ कामनाओं के साथ समर्पित है। प्रस्तावना में वह कहती है पुस्तकों और व्यक्तियों से बड़ी संख्या में उद्धरणों को शामिल करना अपरिहार्य था। उद्धरण यानी कोटेशंस, क्योंकि उन्होंने जो कहा उससे अधिक बुद्धिमान लोगों ने उन्हें प्रेरित किया है और उन्हें उम्मीद है कि वह उन्हें भी, आपको भी प्रेरित करेगा। वह यह स्वीकार करती है कि उसकी निरंतर यात्रा के कारण वह कुछ उद्धरणों की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सकी कि वो कहां से निर्माण हुए, किसने कहे, लेकिन वे उद्धरण वास्तविक और बहुत सही है। हम द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, महात्मा लेटर्स, वॉइस ऑफ द साइलेंस, लाइट ऑन द पाथ और भगवत गीता के उद्धरण पा सकते हैं। यह उद्धरण सामान्य पाठकों को मूल पाठ में जानने के लिए प्रेरित करेंगे। उपरोक्त पुस्तक 3 भागों में है। सिद्ध पुरुषों का भाईचारा, द ब्रदरहुड ऑफ द परफेक्टेड मैन, शिष्यत्व, डिसाइपलशिप, रहस्यों की बहाली, द रिस्टोरेशन ऑफ द मिस्ट्रीज। क्लारा कॉट कहती है HP ब्लावर्स्की ने पश्चिमी दुनिया में सिद्ध पुरुषों के अस्तित्व के ज्ञान को वापस लाकर दुनिया के लिए हमेशा के लिए एक अतुलनीय सेवा की है। पूरब के ऋषियों और गुरुओं की अपनी मंद और सदियों पुरानी परंपरा पूरब अभी भूला नहीं, पूरी तरह से भूला नहीं। मैं केवल यह वर्णन कर सकती हूँ कि मेरे लिए इसका क्या मतलब था जब बहुत साल पहले मैंने इसे पहली बार सुना था। वो याद करती है कि जब उसने पहली बार कर्नल ऑलकॉट से महात्माओं के बारे में स्विट्जरलैंड के ऐतिहासिक शहर जिनीवा में सुना था। वह कर्नल की पुरानी डायरी के पन्नों से उदाहरण देती है कि अमृतसर में अपने सिख मंदिरों की यात्रा पर कर्नल ऑलकॉट की एक महात्माओं के साथ मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने आश्चर्य और खुशी के लिए अभिवादन किया महात्माओं को। महात्माओं ने उनके तरफ प्रेम पूर्ण मुस्कान से देखा जो हमारे बीच थे और जिनकी आंखों में आशीर्वाद के साथ जैसे एक ताजा गुलाब था। जैसे ही महात्मा ने मुझे फूल दिया, उनके उंगलियों के स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर में रोमांच पैदा कर दिया और जिसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। यह अध्याय पाठकों को महात्माओं की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द अडेप्ट पर एक विहंगम दृष्टि प्रदान करता है जो सभी विवरणों से परे है। एक महात्माओं ने ऑलकॉट की एक संदेह को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं एक अशरीरी आत्मा नहीं हूं भाई, मैं एक जीवित व्यक्ति हूं। हमारे लॉज द्वारा ऐसी शक्तियां उपहार में हमें मिली है जो किसी दिन आपके लिए भी होंगी। क्लारा कॉट यह कहती है कि गुरु न तो ईश्वर है और न ही मार्गदर्शक आत्मा। उनका किसी भी प्रकार के अध्यात्मवादी संचार से कोई लेना देना नहीं।
वह एक व्यक्ति है, भले ही वह पूरी तरह से विकसित है, वे विकास की स्थिति से बहुत आगे है जहां हम में से अधिकांश वो स्थिति प्राप्त करने के लिए खड़े हैं। क्लारा कॉड ये भी कहती है कि लेड बिटर के अनुसार महात्माओं की आंखों में आप 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले आप महात्माओं के विचार के लिए बहुत उच्च उद्देश्य का एक नजरिया देखेंगे, जो हमेशा विशाल विश्व घटनाओं में व्यस्त रहा और वह कभी कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। यह उनकी आंखों को दूर से रूप देता है, तारों वाला रूप देता है। तब आप भी देखेंगे कि महात्माओं के लिए महान परोपकारिता का एक रूप अनिवार्य रूप से एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि महात्मा एक बहुत गंभीर है और उनमें हास्य की कोई भावना ही नहीं है। वह कभी भी एक निर्दयी या अप्रिय मजाक नहीं करेंगे। हालांकि वह कभी कभी एक ऐसे शिष्य पर थोड़ा सा मजाक उड़ा सकते हैं जो खुद को गंभीरता से ले रहा। यह एक कारण है कि हमें चेतावनी दी जाती है कि इंटरनेट और यूट्यूब में प्रसारित विभिन्न चित्रों से धोखे में न रहे, यह दावा करते हुए कि वे महान लोगों की तस्वीर है। और इसके अलावा महात्मा 2 आयामी चित्र नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं है। उनकी महात्मा एक असीम रूप से बुद्धिमान, मानवीय, दयालु, ईमानदार व्यक्ति है, जो ब्रह्मांड के महान नियमों का पूरी तरह से आज्ञाकारी है और वफादार भी है। वह हमारे जैसा ही एक मनुष्य है जो एक भौतिक शरीर पहने हुए है और वह एक भौतिक जीवन जी रहे हैं, फिर भी आंतरिक धरातल पर मीन्स एट द इनर लेवल वह विकास और शक्ति से परे है। उनका आंतरिक ज्ञान और शक्तियां, हिज इनर नॉलेज एंड पावर्स, गुप्त भाईचारे के कुछ कानून, सम लॉज ऑफ द ऑकल्ट ब्रदरहुड, भाईचारे के सदस्य अधिक या कम ज्ञात, मेंबर्स ऑफ द ब्रदरहुड मोर और लेस नोन आदि जो अध्याय है वो विचार करने योग्य है। अब हम दूसरा जो प्रमुख किताब है, थियोसॉफी एज द मास्टर सीज इट। क्लारा कॉड अपने पूरे जीवन में महात्माओं की गहरी छात्रा थी। महात्मा पत्रों की वो एक गहरी छात्रा थी। उनका मिशन महात्मा और उनके कार्य की गुड न्यूज फैलाना था। उसने इसे एक मिशनरी के उत्साह के साथ किया और उसका परिणाम यह था कि थियोसॉफी एज द मास्टर सीट यह पुस्तक प्रकाशित हुई। महात्मा भविष्य में बहुत दूर तक देखने में सक्षम है। वह आगे कहती है कि महात्मा भविष्य के लिए योजना बनाने और घटनाओं को आकार देने में भी सक्षम है। महात्मा ने आगे हजारों साल की योजना बनाई है। वे विकास के साथ कार्य करते हैं, कभी भी इसके ताकतों के खिलाफ या उसके पार नहीं करते। यदि संभव हो तो वे निर्देशन, प्रेरणा, अनुकूलन, उपयोग, समन्वय, संशोधन वो करते हैं, लेकिन वे कभी भी व्यक्ति या जाति के लिए गति को मजबूर नहीं करते। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें याद रखना है। देवताओं के लिए लोगों की सामान्य प्रथा है, लेकिन महात्मा अलग है। महात्मा इज डिफरेंट। पहले भाग में 9 अध्याय है इस किताब में, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी और उनके संस्थापकों के बारे में। दूसरा अध्याय है थियोसॉफिकल सोसाइटी के गठन में महात्माओं की भूमिका। तीसरा अध्याय है क्या मूल प्रेरणा अब भी बह रही है
और वो दूसरे भाग में उस कार्य के बारे में है जो बताता है कि गुरुओं ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना क्यों की। आधुनिक परिस्थितियों में महात्मा की राय अड़ी गए, आप अभी भी अपनी सभी घमंडी सभ्यता के बराबर है। वर्तमान विश्व में धर्म, राष्ट्रीयता, नस्ल, पंथ आदि के नाम पर युद्ध चल रहे हैं। एकमात्र परिवर्तन यह है कि हमने धनुष्य और तीर से लेकर बम और परमाणु हथियारों तक हथियारों का आधुनिकीकरण किया। इसका एकमात्र समाधान महात्मा द्वारा कहा गया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यह कोई बेकार वाक्यांश नहीं है। जनमानस में मानवता का हम पर सर्वोपरि दावा है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड सार्वभौमिक नैतिकता के लिए एकमात्र सुरक्षित आधार है। यह आकांक्षा है सच्चे महात्मा की। गुप्त शक्तियों के संबंध में क्लारा कॉर्ड स्पष्ट करती है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अस्तित्व व्यक्तियों को गुप्त शक्तियां प्राप्त करने में मदद करने में के लिए नहीं है, न ही असाधारण घटनाओं को निर्माण करने के लिए, क्योंकि ये शुरुआत में आंदोलन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ समय के लिए किए गए थे। क्लारा कॉर्ड ने महात्मा पत्रों को उद्धृत करते हुए प्रत्येक थियोसॉफिस्ट के कर्तव्य पर स्पष्ट रूप से जोर दिया। हमें थियोसॉफी के ज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। जब तक थियोसॉफी में हमारे भगवान के आशीर्वाद के योग्य 3 पुरुष है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। पुस्तक का पार्ट 3 जो है उसमें है लॉज वर्क पर है। लगभग 52% 52% पुस्तक इसी को समर्पित है, यानी लगभग उसमें उस किताब में 192 पृष्ठ है। यहाँ आप मास्टर्स ऑफ द विजडम के मूल शब्दों को पढ़ सकते हैं। महात्मा KH कहते हैं, एक शाखा की उपयोगिता बहुत हद तक वफादारी पर निर्भर करती है। अध्यक्ष और सचिव के विवेक और उत्साह, उनके सहयोगी उनकी सहायता के लिए कितना भी प्रसार करे, उनके समूहों की कुशल गतिविधियां उन अधिकारियों को समानुपातिक रूप से विकसित होती है। एक अध्याय ES को समर्पित है, एसोटेरिक स्कूल को। एक मास्टर ऑफ विजडम के मार्गदर्शन में मार्ग पर चलने के लिए मस्तिष्क चेतना को जानना और भाग लेना चाहिए। ऐसे लोग महात्माओं के कार्य में विशेष सहयोगी है, लेकिन दुनिया भर के ये असंख्य सहयोगी महात्माओं के प्रत्यक्ष महात्माओं के शिष्य क्यों नहीं बनते? क्लारा कॉर्ड इसका जवाब देती है कि गलत मान्यताओं के चुंबकत्व के कारण, भले ही वह शुद्ध और जीवन के प्रति ईमानदार हो, यह भी कर्म की बात है। महात्मा मौर्य बताते हैं, हजारों फकीर, सन्यासी और साधु सबसे शुद्ध जीवन जी रहे हैं और फिर भी वे जैसे है वैसी है, त्रुटि के रास्ते पर है। कभी भी हमसे मिलने, देखने, यहाँ तक कि उनके बारे में सुनने का अवसर नहीं मिला। नहीं, महात्माओं मौर्य का यह कहना है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हालांकि वह हिमालय की घाटी के साथ उनके घर में थे, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा उल्लेखित किसी भी महात्माओं से उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। इसका कारण इस प्रकार महात्मा द्वारा समझाया गया, उपरोक्त समझाया गया। महात्माओं ने कहा, हमने अपना कर्तव्य किया है, हमने आपकी अपील का जवाब दिया है। और क्लारा कॉर्ड कहती है कि पहली समझ यह है कि दुनिया के नियमों के अनुसार वह जिससे संबंधित है, वह हर अधिकार के लिए एक बार प्रतिक्रिया करता है। महात्मा हम सभी को कहते हैं कि हमारे पास सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही दुनिया है और आप कोशिश करें। धन्यवाद।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों वक्ता लोग हैं यहाँ पर। दिनाकरन जी अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। या थैंक यू सर। सभी उपस्थित लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आप दिनाकरन जी से पूछ सकते हैं, और कोशिश होगी कि उसका अनुवाद भी अगर हो सके तो 2 भाषाओं में करेंगे। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये भी सुझाव चाहूंगा कि आज का ये जो विषय, जो जिस तरह से ये त्रिवेणी मीट में एक और पहलू ऐड किया है कि त्रिवेणी बुक टॉक्स, मतलब कि पहले भाग में किसी भी एक किताब का अध्ययन होगा 3 भाषाओं में, और दूसरे भाग में उस किताब के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या वक्ता लोग और जो भी प्रबुद्ध लोग हाजिर हैं वो उसके बारे में और कुछ कह सकते हैं जिन्होंने पढ़ा हो। और तीसरा ये है कि अगर कोई वो किताब चाहता है तो त्रिवेणी बुक शेल्फ से उसे मंगा सकता है। ये 3 प्रयास हम एक ही मीटिंग में शुरू कर रहे हैं, शायद 40-45 दिन में या 3-4 सप्ताह के बाद एक ऐसी मीटिंग शुरू में रखेंगे। ये पहली मीटिंग है, और जैसा त्रिवेणी की जब शुरुआत हुई थी तब भी ऐसा ही हुआ था कि पहली मीटिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या शेप लेगा क्या लेगा। तो मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि किताब के बारे में हम अगर बुक स्टडी करते हैं तो वो 15-20 दिनों की या 7-8 दिनों की होती है, और 7-8 वीक तक चलती है, तो अध्याय भूल जाया करते हैं। इसके बजाय अगर उसी एक मीटिंग में उस किताब के बारे में सारा कंटेंट आ जाए तो शायद उस कंटेंट का कोई एक पन्ना किसी को यह प्रेरित कर सकता है कि वो किताब पढ़े। तो ये सारी चीज उसी और है। कोई सुझाव हो या इस क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए। दिनाकरन जी, नंद कुमार जी और सभी लोग आप बोल सकते हैं। तरल जी, जी मुझे सर। सामने निवेदन है कि इस शुभ सायाह्न में कई लोग हमारे साथ है, लर्नड पर्सन है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, कृष्णा जी, सुंदर जी, डॉक्टर रविंद्रन, कृष्णा भी है कि वो कुछ शब्द इस विषय में पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने भी वही कहा कि जो भी प्रबुद्ध लोग हैं या हमें गाइड करें। अशोक जी हैं, सुषमा जी हैं, चंद्रकांत शिंदे जी हैं। ये एक नया जो प्रयास है उस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, समय है हमारे पास। रविंद्रन जी कुछ कहिए इन योर ओन लैंग्वेज। Okay, thank you, sir. Yes, sir. See, one of the important thing that is, I think it was not mentioned, is that they always work to conserve their energy. They don't unnecessarily, the masters never waste their energy. They use the minimum energy in order to achieve the maximum result. That is why they don't want to drift on things. That is one of the important points which is mentioned in the book. Sure, Okay, sir. thank you. Okay. Which book were you speaking about, sir? The same Theosophist Master Seat. Okay. Sure. Taral, Yes. Harshvardhan ji, boliye. Yes, sir. today it is really a kind of turning point, though there will not be any change, but somehow we have a kind of trend in the program where we can have a kind of special deliberation, discussion, and study. So in Triveni, this program will be a milestone. This is what I understand. Secondly, the study of the book of certain authors like CLARA, Powell, Leadbeater, they are all the people highly connected with the Mahatmas and their guidance. And with this understanding, we must have 2 things in our mind. First is the tuition that the world gives and the world teaches. And secondly, it is about the intuition. So, having the knowledge of the theosophic values and having the knowledge of the relationships is a different matter from what the Mahatmas teach us
the way of having the intuitional forces and intuitional guidance. Now, let me make it very clear with the understanding that as a student of Theosophy, what should we achieve? Which path should we tread? And what kind of understanding should be there in our mind to study deeper? Now, one quotation that I am going to put here, let me make it very clear. It is in English. Life teaches us in two ways. First is the tuition that the word gives us, and second, that is by the intuition, the working of the inner self. CLARA word here with intuition. And as the title itself suggests, thus have I heard about the masters, not heard. This is the particular word which really delineates a kind of understanding of the Theosophies at large. Now here again I read, as men develop, their intuition increases and they do not depend so much as before on the instruction that the word gives. That is another way of saying that the man who uses his inner powers can learn much more from a little experience than other men can from a great deal. Question is, why so? Because of the activity of his innate intelligence, the developed man is able to see the great significance of even small things. क्लेरा ने जो हमें समझाया है उसके बारे में अगर चर्चा करनी है तो ये बात सही होगी कि हम उस छोटी छोटी बातों को ऐसी सिग्निफिकेंट वैल्यू से समझे। आपने बहुत अच्छी तरह से राउत जी आपने समझाया, क्योंकि जिनेवा में मिलना उनका, हम भी मिलते हैं, कई लोगों को सुनते हैं। हमारे में एक पीढ़ी ऐसी आ गई कि जिन्होंने हमारे जो लीडर्स थे उन सबको सुना, और राधा जी तक जिन्होंने काम किया, राधा बनियर जी तक, एक ऐसी पीढ़ी है जो शायद अब राधा जी को नहीं देख पाएगी। रोहित मेहता को जिन्होंने सुना है वो अभी रोहित मेहता को नहीं देख पाएंगे, और जिन्होंने क्लेरा कॉर्ड, लेट बीटर साहब और बाकी उस वक्त के जमाने में जब कृष्ण जी को उन्होंने पहचाना और उनका डेवलपमेंट हो रहा था, उस वक्त कई ऐसे लोग भी थे जिसमें एक बड़ा नाम है, वो है आर्थर पॉवेल का। उन्होंने कॉजल बॉडी नाम की एक किताब लिखी। तो ये कॉजल बॉडी भी एक ऐसी किताब है कि जिसकी चर्चा यहाँ होनी भी चाहिए। तो हम समझते हैं कि जैसे जैसे थियोसॉफी और थियोसॉफिकल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, 25 साल निकल गए, 1875 से लेकर 100 यानी 1900 आ गया, और 1900 के बाद 1925 तक, और 1925 में जो परिवर्तन आया, एक ऐसा परिवर्तन, एक बवंडर सा जी, कई लोग उसमें से निकल गए, और कई ऐसी बातें, मैं सिर्फ अभ्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ में ऐसी चीजें भी बता रहा, या जो साइमल्टेनियसली जो हुई उसमें सब हम गुजरे, यानी उस वक्त के जमाने के सोसाइटी के मित्र उसमें से गुजरे जी। कई लोगों को विभाजन हो गया, कई लोग कृष्ण जी को चाहने वाले अलग से हो गए, अमेरिका सेक्शन में कुछ अलग सा बदलाव हुआ, अडियार का जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां पर भी ऐसी ऐसी बातें हुई। अब मैं समस्या जो आज के वर्तमान युग की है उस पर आ रहा हूं। मेरा एक ऐसा सवाल है और एक्सप्लेन करने के लिए मैं बैठा हूं और समझने के लिए भी बैठा हूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन runs 3 kinds of activities. Theosophical society, that is the one thing, that is the study of different kinds of literature, books, everything, religions, everything. ताकि हमारे पास रूल आ गया कंपैरेटिव स्टडी। फर्स्ट जो रूल है वो ब्रदरहुड का है, भाईचारे का है, और जो थर्ड है लेटेंट पावर की जो बात की गई है उसमें हमारे पास साइंटिफिक वैल्यूज होनी चाहिए और एक वैज्ञानिक आधार के साथ हमें आगे बढ़ना है, ये भी बात आई। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी में
जिसे हम इसोटेरिक स्कूल भी कहते हैं। अब लोगों का मानना यह है कि इसोटेरिक स्कूल तो सिर्फ महात्माओं के साथ ही चल रही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ तो कुछ लेना देना, क्योंकि कोई बातें हम बताने के लिए तैयार है। तो क्लेरा कॉर्ड है, उसको अगर हम समझे तो वो भी हमारे पीछे खड़े हुए महात्माओं के कारण ही है। जी जी जी, एक्टिविटीज भी उसके कारण ही है, ये समझना है जी। लेकिन आज इतना ब्लॉकेजेस हो गए, इतने अलग अलग से हो गए हैं कि भाई कोई थियोसॉफिकल सोसाइटी में रस ले रहा है तो कोई ईएस में नहीं ले रहा है, कोई मैसोनिक में ले रहा है तो कोई उसमें नहीं ले रहा है। ऐसे सब जैसे डिपार्टमेंट बन गए हैं, कोई कहीं उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू बता रहे हैं। 1-2 मिनट ले रहा हूँ तरल जी। हाँ हाँ, ये सवाल है हमारे सामने। कई लॉजिस बंद होना है, यानी कई मैसोनिक लॉजिस बंद हो गए, कई जगह पर हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के लॉजिस बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट सा हो गया है। फिर वही सवाल हम पूछ रहे हैं, कई सालों से पूछ रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इतनी वर्क क्यों नहीं करी। अरे जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट थियोसॉफी दैट टीचेस अस द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ द थियोसॉफी, literary not in that sense of the classical values. Second, we must perform our specialization in different kinds of aspects like the esoteric school. What esoteric school teaches us, that is also our special performance. What the Masonic school teaches us, that is also special performance. What TOS teaches us, that is also different kind of understanding. तो अगर एक हमारा नेता चारों एक्टिविटीज में इतना पावरफुल हो सकता है जैसे कि राधा जी थी, और वो इतनी सिग्निफिकेंटली सभी में काम करती थी, आज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए क्लेरा कॉर्ड जैसी एक प्रतिभा ये हमारे सामने सवाल रखती है। दोनों किताबों में यही बातें आती है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट टाइम, हाउ चेंजेस विल बी देयर। ये मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, टाइम नहीं है। अगर ऐसी एक मीटिंग हम रखेंगे और उस पर भी हम कुछ न कुछ बातें करेंगे तो शायद ये बातें सामने आएगी। यानी वी वांट द चेंज एंड चेंज इन द वे। देखो द वे ऑफ द डिसाइपल, उसमें बहुत हमने स्टडी किया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और मास्टर्स की जो बात है, जो हम महात्मा लेटर से लेकर कई मतलब कि जब हमने ऐसी बातों को रेफरेंस में लिया है तब उसका पता चलता है। और अंडरस्टैंडिंग तो हर एक की अलग अलग होती है, इसलिए तो हम निराले हैं, अनोखे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और एनसी कृष्णा जी, आपने अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज शेयर इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग सर, एंड इफ यू कैन पुट ऑन योर वीडियो इट विल बी वंडरफुल। I am at home, so I'm not wearing a shirt, so I thought I not Okay, present. I don't mind showing my myself in my yeah, please go ahead sir. Yeah. See, the book which Brother Dinakaran mentioned, Catherine Beachy's Daily Meditations, it's a wonderful book which he has mentioned. It talks about, it doesn't talk about, it mentions the extracts from the letters from the masters of the wisdom. So that was what Catherine Beachy did, if that is the book he is referring to. And Catherine Beachy was the recording secretary. We used to call at that point of time recording secretary. Now we have got a different name for the post, international secretary. And the basic caution we have been given is that we are not supposed to draw the names of the masters or bring down the masters to our level. So we keep always mentioning as if they're our uncles or our friends and things like that. But they are somewhere much, much bigger because they have not even an iota of selfishness in them. They have been working only for humanity and welfare of humanity. So we should be able to give that. We should venerate them, we should respect them, and we should not bring them down very often into our discussions, is the caution given by the wise ones. That is one thing. And very importantly, the Theosophical Society is standing, or as
Madam Blavatsky talks about in the Key to Theosophy. If 3 committed people are there, the society is on. So if your lodge or my lodge is not working, I'm responsible for it. There was one S.G. Venkataramanan who used to live at Adyar at that point of time. And he told us once, if it is raining, I will be the first person to reach the lodge and see that the lodge functions. Because raining, a lot of people might think, oh, somebody else will go, I may not go. But he said, I would be the first person to go there, though it's raining, and keep the lodge open and see that the lodge functions. That sort of commitment is what is required amongst members. Perhaps if this commitment is there, future of the Theosophical Society will not be at stake. And yes, there are a lot of allied organizations which Harshvardhanji was talking about. See, what interests one may not interest others, but there are other people who have been interested in all the things. Yes, that's also possible. And we still have people who are interested in all the 3 or 4 branches or 4 aspects of the Theosophical Society. So what we need at most is sincerity of purpose, commitment to the cause, and living theosophy rather than discuss more about theosophy in words. Words don't make anything. You remember Dr. Annie Besant's words? Actions speak louder than words. This is her last convention lecture message. Actions speak louder than words. Thank you. Thank you, Krishna ji. That was really wonderful. उदय कुमार जी, आपने हैंड रेस किया है, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. अनम्यूट कर लीजिए सर. अनम्यूट. उदय भाई अनम्यूट करो. अनम्यूट. हाँ, अब कहिए. हाँ, दो पुस्तक के माध्यम से हमको बहुत सुंदर तरीके से समझाया. थियोसॉफी में बहुत बार सवाल उठा है कि मास्टर्स है, कहाँ है, कैसा है. तो मुझको तो मालूम है, कई बार कहा जाता है कि इसकी चर्चा वो थियोसॉफी के ओपन ग्राउंड में नहीं करना, लेकिन ईएस में करना, वो सीक्रेट सब्जेक्ट है. लेकिन आज वो सब्जेक्ट भी उसने उस पर प्रकाश फेंका, इसलिए बहुत हम प्रभावित हुए. दूसरी फर्स्ट बात ये किया गया कि जो उसकी राइटर क्लारा कॉड है, उसके वो अनुभव जन्य की बात ये पुस्तक में है. उसने कोई सुनी हुई पढ़ी हुई ऐसी बात नहीं है, वो अनुभव जन्य है. मास्टर की बात वैसे भी अनुभव जन्य है. पंगुम लंगय ते गिरिम, ऐसा ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि मैंने ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन उसकी कृपा पहचानी है. तो जो क्लेरा कॉर्न है, उसका जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो बात पुस्तक में बताई गई है. और मास्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानना मिला इस सेशन में. और खास तो ये बताया कि लॉज क्या है उसके बारे में. तो लॉज के प्रमुख और सचिव वफादार होना चाहिए, वो बताया, और विवेक होना चाहिए, और सब सदस्यों को संघीय भावना से साथ में लेकर चले. वो बात ये पुस्तक के माध्यम से हमको जानी गई. टीएस की व्याख्या बताया कि टीएस क्या है. अमृत समान है, अमृत कुंभ है, और हर समय वो अस्तित्व रहेगा, मतलब सनातन है. थियोसॉफी सनातन सत्य है. अपना जो लोगो है, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ, वही थियोसॉफी है. आज है, कल थी, और भविष्य में भी होगा. वो अमृतमय है, सनातन है, उसका अस्तित्व सनातन रहेगा. वो बात बताई गई. और दोनों ट्रांसलेशन अर्चना मुंशी जी और नंद कुमार जी ने वो विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया. और मास्टर्स के बारे में मैंने कहा, ये जानने के बहुत हम खुश हुए, क्योंकि बहुत कम चर्चा होती है. और मैंने बोला कि कई बार किया जाता है तो सीक्रेट विषय है, वो है, लेकिन इस पर जो आज प्रकाश फेंका गया, इससे हमको बहुत कुछ पढ़ना सीखना मिला, और हम कुछ आनंदित हुए और प्रभावित हुए. सब तीनों स्पीकर्स का आभार और धन्यवाद. जी धन्यवाद. कोई और कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं. शिंदे जी, अशोक जी, सुषमा जी, बीना जी भी आई हैं आज. मेरे ख्याल से. हेलो.
हाँ जी, अशोक जी बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक पॉइंट जो इन्होंने हर्षवर्धन जी ने उठाया है कि मैडम HPB, उसके बाद में एनी बेजेंट, इन लोगों ने थियोसॉफी के ऊपर जो प्रकाश डाला है, उसकी बाद की पीढ़ी भी उन्होंने भी प्रयास किया है, जैसे कलाकार हो गए और भी लेखक है, तो इन्होंने भी उसके ऊपर में बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभवों से ये किया है, लेकिन इनके प्रभाव में, इनके प्रकाश में वो कहीं थोड़े से पीछे चले गए थे और ज्यादातर पुस्तकें थियोसॉफिकल सर्कल में पढ़ी गई और रेफरेंस भी दिए जाते हैं वो मैडम HPB के, एनी बेजेंट के, लेट बीटर के। लेकिन थियोसॉफी में HPB ने एक कहा जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि हमारे यहाँ विचार स्वतंत्र है और हर व्यक्ति की अनुभूति उसको लिखने का, बखान करने का स्वतंत्र है, इससे एक प्रोत्साहन मिला है नई पीढ़ी के लोगों को। अदरवाइज हम ये सोचेंगे HPB तो विभूति थी, हम उसके बारे में उसके आगे क्या लिखेंगे, ये बात थियोसॉफी में नहीं है। और इसी वजह से HPB का एक सेंटेंस है कि मेरी कैपेसिटी से जितना मुझे दिखा उतना मैंने लिखा। इसके आगे और भी लोग आएंगे और भी जनरेशन आएंगी जो मुझसे ज्यादा कुछ करेंगे और थियोसॉफी में एडिशन करेंगे। ये एडिशन करने का इन लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने तो कहा जो स्थितियां दिख रही है, लोग के लॉजेस बंद हो रहे हैं, तो थियोसॉफी में कलेक्टिव थॉट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस वक्त की जनरेशन पर होता है और संख्या बल से हम थियोसॉफी जैसे विचार करने वाले, सोचने वाले लोग कम हैं। नई पीढ़ी को आकर्षित करने की, नई पीढ़ी किस ओर आकर्षित हो रही, जो उस समय के कलेक्टिव थॉट होते हैं वो थॉट जिस ओर जाते हैं उस ओर जनरेशन अट्रैक्ट होते रहती है। और थियोसॉफी में आने के बाद एक उसको अपने प्रति, विश्व के प्रति, यहाँ पर मेरे आने के प्रयोजन के प्रति एक क्यूरियोसिटी जागरूक होती है। जो थियोसॉफी का काम है वो क्यूरियोसिटी जागरूक कर देना कि तुम हो, कहाँ से आए हो, काय के लिए आए हो, जन्म मरण का क्या उद्देश्य है। ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर में हम डाल सके तो समय रहते, अभी उनका बिजी शेड्यूल है, वो उम्र, जवाब, जिम्मेदारियां, लेकिन अगर हम उसके जैसे हम युवाओं को थोड़ा बहुत संधि देते, चांस देते हैं कि उनके जेहन में कहीं ये बीज हम डाल दें, तो जब उन्हें फुर्सत मिलेगी सांसारिक कार्यों से तब वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और यही नए जनरेशन को जो हम मौके देते हैं, उनको बार बार बुलाते हैं, इसका कारण ये है कोई 25 साल का लड़का थियोसॉफी को फुल्ली नहीं दे सकता, बहुसंख्यक ज्यादा होगा, लेकिन जब उनको समय प्राप्त होता है तो वो इस ओर आते हैं। इसका महाराष्ट्र में उदाहरण है कि हमारे जो सीनियर थियोसॉफिस्ट थे उनके बच्चे अभी रिटायर हो गए, अभी वो थियोसॉफी के लिए कार्य करने जा रहे हैं। रिटायर होने के बाद अभी तक तो संसार की माने अभी वो फुल्ली डिवोटेड एक्टिविस्ट बन गए थियोसॉफी के लिए। दिनकरन साहब का मैं एक जगह अभिनंदन करना चाहूंगा कि ये बड़े जो लोग हुए पहली लाइन के और दूसरे लाइन के जो लेखक रहे हैं, जिन्होंने अपनी अनुभूतियों को शब्दबद्ध किया है, उन लोगों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में दिनकरन जी हम लोगों को या थियोसॉफी के वर्तुल को जो गाइडलाइन दे रहे हैं, किताबों का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अभिनंदनीय, सराहनीय है। और इसलिए, और तीसरी बात, तरल जी इन मुद्दों को समय समय पर विशिष्ट प्रसंग पर लेकर जो इस त्रिवेणी के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, ये भी उनकी सोच की मैं सराहना करता हूं। और ये मीटिंग बहुत अच्छी है, सबको मौका दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद अशोक जी। शिंदे साहब और सुषमा जी, आप भी कुछ कह रही थी, जो भी पहले कहना चाहे।
शिंदे जी कहिए। शिंदे साहब पहले बोले। हाँ, सुषमा, अच्छा ठीक है जी। शिंदे जी आप पहले बोले, सुषमा जी करेंगे। ओह, मैंने सुनना चाहता हूँ। सुनाइए। आपको सुनने के बाद कुछ रह नहीं जाता है। शिंदे साहब, नहीं, आपको सुनने के बाद कुछ नहीं रह जाता। नहीं, Theosophy, we must look at Theosophy as the master's seat. That is the message of CLARA COD. And also, we must follow the way of disciple. So, unless we become disciple, how can we approach to these perfected beings? So, whether there are masters or not, such questions are always asked. It is also said the masters must be studied only in years. So masters are masters, they are perfected beings. It is not that we must not study about the perfected beings. We do study Swadhyaya. It is essential, that is the first step. We must have right knowledge of the perfected beings, embodied beings. And once we have this right knowledge, then we must try. Try is their word. Dare. And with courage you try, and after getting the true knowledge, after getting the complete conviction, you have to be silent. Silent means it is not secret. You must be silent in that sense. So we don't speak about the masters of the wisdom, because if you are convinced, and it is not idea of the master, but it is the convinced process of perfection, which is the motive force behind all those serious people who are in the esoteric school of Theosophy, and they follow the way of disciple. Who is a disciple? Disciple is one who lives the teachings. And CLARA COD lived the teachings and aspired to become the disciple of the master. And CLARA COD, as disciple, knows well that masters come to those who want sympathy, come to those who are longing to really release from this material world, from this attachment. And masters come to those who really find happiness in all things, not only in the worldly things, in all things, visible and invisible. So to them the masters come. And in this sense, CLARA COD actually walked with the masters in that sense. And she looked at Theosophy as the master's seat. And therefore she wrote that book, as it is mentioned. So as we know, life is a teacher, and it teaches us everything, either good or bad. It challenges us daily. Sometimes bring happiness, sometimes bring suffering. But as our world teacher taught us, we must observe them without the observer. And freedom is to observe without observer. So the freedom of thought and brotherhood, these are the two pillars of Theosophy. If you look at this freedom, so freedom is to observe without observer, means that is silence, that is love. And what I can think, we should not have concept of the masters. It must be our conviction. That is what I want to add in this. Thank you very much.
जी जी जी, सुषमा जी, थैंक यू चंद्रकांत शिंदे जी। नमस्कार। पहले तो सभी वक्ताओं को और अनुवादकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब मैं पढ़ रही थी, क्लैरा M.CODD की, थियोसॉफी एज अ मास्टर सीज इट। मुझे इसमें पढ़कर ऐसा लगा कि थियोसॉफी इज लिविंग विजडम, ये किताब उसका रिफ्लेक्शन है। सबसे पहली बात कि उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, फिलोसफी, साइंस और डेली लिविंग का डिस्टिंक्शन नहीं किया। उन्होंने लाइफ को टोटलिटी में देखा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सरल जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, सुनाई पड़ रही है, मैंने बुक शेयर करी है। हाँ, उन्होंने लाइफ को टोटलिटी में देखा। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, फिलोसफी, साइंस, इन सब पर उनकी जो है नजर थी। जो उन्होंने सेकंड चैप्टर लिखा है रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो उसको पढ़ के मुझे ये लगा कि जो उन्होंने एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड, चर्चेस की जो कमियां थी, तो जो रिलीजन है, उस रिलीजन के माध्यम से, कंपैरेटिव रिलीजन के माध्यम से ही हम ब्रदरहुड के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये इस किताब में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इन लाइफ उन्होंने टोटलिटी को एक्सेप्ट किया, और जो ह्यूमन बीइंग के जो वर्च्यूज हैं, उन वर्च्यूज के माध्यम से ही हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। ये मैंने इस किताब से सीखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नया जो वेंचर आपने शुरू किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सुषमा जी, आप सबके सुझावों से ही कुछ सूझता है। संदीप कुमार मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया, कहिए सर। नमस्कार। एक बात छूट गई इस चर्चा में, जो बहुत अहम रही। मैं इंतजार कर रहा था उस बात का, और इसमें क्लैरा कोर्ट ने भारत के संबंध में और थियोसॉफी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डाला है। खासकर उस संदर्भ में अक्सर ये बात कही जाती थी, आज भी और उस समय भी कही जाती थी, कि जब ये देश इतना आध्यात्मिक विकसित था तो ये कैसे गुलाम बना। पहला प्रश्न ये उस समय उठाया जाता था, आज भी उठाया जाता है। और दूसरा प्रश्न थियोसॉफी में मास्टर को लेके और इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट को लेके था। तो उस पर यहाँ तक कि ब्लेवेस्की ने मास्टर्स को एक बात कही थी कि, और मास्टर ने ब्लेवेस्की को कहा था कि तुमको जाना है भारत, और भारत को आजाद कराने में भी तुमको अपना काम करना है। तो उन्होंने, ब्लेवेस्की ने तब मास्टर से कहा कि जब इतना है तो आप खुद क्यों नहीं करते। तो मास्टर ने इस पे बहुत स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि हम कर तो सकते, मगर ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। हम किसी भी व्यक्ति के या राष्ट्र के या जाति के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। मगर फिर भी महात्माओं ने अपना काम किया, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये आज हम 75वां आजादी का आंदोलन मना रहे हैं। मगर हमने ये देखा, खासकर अपने थियोसॉफिकल सर्किल में भी हम इस बात को कहीं ना कहीं हम जानते। ऐसा बात नहीं है कि कोई यहाँ जानता नहीं, जानते सभी हैं, मगर बस इस बात को थोड़ा सा इलॉबरेट और इनलार्ज करने की बात है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे पहलू पर आपने रोशनी डाली जो शायद इतनी बड़ी किताब है रहेगी। मैं सोच रहा था ये बात मिसिंग हो रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने। और ये बहुत, और खासकर इंडियन सेक्शन के लिए ये बात बहुत आवश्यक है। जी जी। एक तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बीइंग ए थियोसॉफिस्ट हमारा है, बट बीइंग ए इंडियन टू वी मस्ट रियलाइज व्हाट हैपेंड विथ अस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार शिंदे साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस चीजें पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, आपने सही कहे, गुड एडिशन। तो मैं इस बात को पहले सेशन में भी उठाना चाहता था, मगर आप सभी वरिष्ठ लोग थे, तो मैं सोचा शायद ये बात आगे आए। नहीं, आप तो निसंकोच बोला करिए सर। सबसे पहला सिद्धांत तो थियोसॉफी का यही है कि मन में जो हो उसे व्यक्त करना चाहिए। नहीं सर, हमारे थियोसॉफिकल सर्किल में सर एक अनुशासन है।
तो उस अनुशासन को पालन करते हुए जी, मैं जब बिल्कुल। देखता हूँ कि स्वतः शायद वो बातें आएंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि जब पूरी कहीं जब सभा होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि आप अपना प्रश्न स्वयं पूछें, कभी कभी थॉट ट्रांसफर हो जाता है, आपका जी। प्रश्न कोई दूसरा भी उठा पूछ सकता है। सकता है, जी सही बात। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, पूछना जरूरी है। और आप सभी को धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं अर्चना जी? आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो जोर शोर से पूछिए ना, शायद उत्तर मिल जाए। रुकिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्लारा कॉड की किताबें क्या ट्रांसलेट हुई है, क्या गुजराती में ट्रांसलेट हुई है, किसी को भी पता हो तो, और अगर हुई है तो क्या कहीं से पढ़ने को भी मिल सकती है? क्योंकि इतना इंग्लिश की वजह से मैंने सोचा ये गुजराती में भी बहुत अच्छा हुआ हो शायद, इसीलिए कोई इफ एनीबॉडी ये कैन तो हेल्प। शिंदे जी या कोई और बता सकते हैं, यशोधन जी, कि गुजराती या कोई अन्य भाषा में भी हुई हो तो रोशनी डाल। अन्य भाषा हिंदी भी हो तो भी ठीक है। हिंदी में पता नहीं, गुजराती में तो नहीं है। अच्छा, शिंदे जी? मुझे भी मालूम नहीं। अच्छा, क्योंकि मराठी में होगा शायद कोई को। चालेल, मला मराठी पण चालेल, पण अंग्रेजी उपरांत काही असेल तर बघ। I have to find out that one. नाही असेल तर प्रयत्न बट करू शकतो। अर्चना जी, हाँ आप जी। कोशिश कीजिए ट्रांसलेट करने की। जी सर, कोशिश पक्का करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कनेक्ट कर रही हूँ उनसे, तो मुझे लगता है हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल डू, थैंक यू सो मच। હર્ષવર્ધન ભાઈ, હા બોલો અતુલ ભાઈ। પંથ જે છે, હા, શિષ્યપદનો પંથ જે ગુજરાતીમાં છે, ધ વે ઓફ ડિસાઇપલ। હા, તો એ બંને સેમ? ડિસાઇપલશિપ તો છે, ગુજરાતીમાં છે, ગુજરાતીમાં છે। હા છે, પણ થિયોસોફી એઝ અ માસ્ટર સીઝ ના એ નથી। તો એ વાંચવા મળી શકે, પીડીએફ થઈ શકશે ને? हाँ, वो कहीं से मंगाते हैं अर्चना जी। थैंक यू। ફિઝિકલ બુક તમને 26મી આપી દઈશું। ओके, શિષ્યપદનો પંથ। चलो, आपने पहला ऑर्डर दिया है त्रिवेणी बुक शेल्फ को, तो जरूर उसको पूरा किया जाएगा। और कोई? जी या दिनाकरन जी बोलिए सर। Yes, we do have a translation Malayalam on by Ledbeater's book Masters and the Path. That shows throw great light on the masters and their work. That's a wonderful book. It was translated by one of our senior most Theosophists, Brother Panikar, long back. It is still in demand. That Malayalam book is still in demand. But the question is, we are able to read all these books. It is the Clara Cott's beauty is that she writes things in a very simple language. There is no jargon, etc. We can. That is why I am also fond of her books. It is very simple English, especially people of that Hindu culture. Most of them are Hindus in Theosophical Society. They are not aware of the great teachings in Bible. Teachings of Saint Teresa of Avila, Saint Paul, Saint Augustine, and all these people, Buddha. She compiled all these teachings in these books. That is a great advantage of these two books. We can go deep into it if we desire so, about Buddha's teachings, what Saint Teresa of Avila said, or Saint Paul said, Saint Augustine. For an average Indian, suppose he was brought up in a Hindu family, he's not aware of all this great tradition in other great religions also, for example, in Christianity, Buddhism, etc. Another point I would like to say, Brother Sandeep Kumar Mishra, he spoke in Hindi, so I could understand the spirit of the talk is that the contribution of the great ones in the freedom movement, how they inspired our Theosophists to participate in the Indian freedom struggle. It is worth mentioning also. Many people do not know that it was the first discussion of forming the National Congress was done under the banyan tree of the Adayar
headquarters. And thereafter, they decided to have meeting at Pandit Raghunath Rao's house, and they decided to have the meeting at Pune. But unfortunately, due to the cholera prevalent at that time, pandemic, it was shifted to Bombay, Tejpal, the college, and Congress was formed, and A.O. Hume was one of the founders of the Indian National Congress. Many people do not know how in our Theosophists, B.P. Wadia, then George Arundale, Besant contributed for the cause of Indian freedom movement, at least in the 75th year of Indian freedom struggle. We should remember these things. I think this was a point raised by Mr. Sandeep Kumar Mishra. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दीनाकरण जी, Okay. Thank you. दीनाकरण जी, इस बार की हम लोगों की अध्यात्म ज्योति है या इलाहाबाद से निकलती है। अध्यात्म ज्योति इसी विषय पर है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन थियोसॉफिस्ट का योगदान था, और रोहित मेहता से लेकर एनी बेसेंट जी, अरुणडेल जी, जिनका जिनका योगदान था उसी पे ये निकली है। और शिंदेश, आपको शायद वो किताब या हमारी अध्यात्म ज्योति मिल भी गई होगी, वो ये स्पेशल इशू निकाला है हम लोगों ने। और जो आपने बताया कि बनियन ट्री के नीचे जो वो हुआ था पहला सम्मेलन, वो सब उसमें उल्लेख है उसका। तो यदि आप हिंदी में कोई चाहता है तो मैं उसको भेज दूंगी। जी बिल्कुल भेजिए। छोटा सा आर्टिकल उसमें है। बिल्कुल भेज दीजिए। मैंने लिख छोटा सा आर्टिकल। नहीं, सुषमा जी को बोल दीजिए, भेज नहीं दीजिए, आप टॉक दीजिए। हमें भी प्रति भेजिएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल इशू निकाला है हम लोगों ने इस बार। बहुत बढ़िया। तो वही जी 8:18 हो रहे हैं। अंतिम कुछ 1-2 मिनट हो रहा है, लेकिन शिंदे साहब, 2 एनेक्डोट्स जैसे बनते हैं, कुछ बातें बन जाती है हमारे जो भी नेता लोग हैं उनके साथ, और हम उस वक्त ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं कि जिसमें मास्टर्स के बारे में कुछ बातें बाहर आती है। तो क्या मैं 2 मिनट लूं? 2 हमारे एनेक्डोट्स हुए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद कहीं किसी को नहीं हुआ हो, और वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं 1 या 2 मिनट में। जरूर। राजा बन्नेर जी का पहले मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि सूरत के अधिवेशन में वो आई चीफ गेस्ट के तौर से, और उन्होंने इतने अच्छे 3 प्रवचन उन्होंने दिए, 2 प्रवचन और एक डिस्कशन भी था। और जब हमारा जो लंच टाइम खत्म हुआ तो बैठे थे, तब पर्सनली कुछ बातें मैसोनिक कंसर्न से उन्होंने मुझे पूछी। तब मैंने एक सवाल पूछा उनसे, दादाजी डू यू स्टिल बिलीव इन महात्मास? ये मेरा सवाल उनसे डायरेक्ट था, जो आज मैं शेयर। उन्होंने मुझे सामने एक सवाल किया, काउंटर सवाल, व्हाई डू यू डाउट? डाउट क्यों कर रहे हो? और ये इस तरह से इतना मेरे दिल में, मतलब कि जो हम स्टडी कर रहे थे, इंटीग्रेटेड कुछ बातें थी, इसोट्रिक बातें थी, ये हम समझते थे, ये हमारे साथ हुआ, और इतना हमें महसूस हुआ, नई एनर्जी मिली, ऐसी बातें हमारे जहन में आई उस वक्त कि नहीं, ये सही बात है। और उसके आगे कुछ 78 में, कई साल पहले, रोहित मेहता के साथ सूरत में ही ये दोनों एनेक्डोट्स जो हुए, एनेक्डोट में इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें हैं जो हुई है, घटित हुई है। तो सूरत में उस वक्त शिविर हो रहा था, वर्कर्स ट्रेनिंग कैंप था, और वर्कर्स ट्रेनिंग कैंप में रोहित मेहता थे और वो स्टडी करा रहे थे। उस वक्त रात को, शाम को सत्य शोधक मंडली वाले, सूरत वाले, जो महात्माओं में नहीं मानते थे, वो आ गए 6:30 बजे शाम को, और उन्होंने वहां पर आकर कुछ ऐसे बातें, यानी विरोध की बातें चलाई कि ये सब गलत है, कोई मास्टर्स जैसा है ही नहीं, आप क्या सिखा रहे हो लोगों को। तो हमारी राठौड़ जो भी काम कर रही है वहां पर अड़ियार में, उसके पिताजी वहां पर थे, उन्होंने उन सबको रोक दिया, भी आप क्या बात कर रहे हो। तब ये बात
हम तो वहां थे, सुन रहे थे, सभी वहां पर हल्ला गुल्ला जैसा हो गया कि ये क्या बात बता रहे हैं। बोले ये बात गलत है, हम जो भी आपके स्पीकर उनसे बात करना चाहते हैं। तो रोहित भाई वहां पर थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप कौन है भाई, किस तरह से बात कर रहे हैं। बोले आप मास्टर्स के बारे में जो बता रहे हो वो सब हम नहीं मानते, हम सत्य शोधक मंडली वाले हैं, हमको आप प्रूफ करके दीजिए। और बाद में इतनी शांति से रोहित भाई ने उनको बुलाया, बिठाया और मास्टर्स के बारे में जो बातें बताई, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जो इतना समझ कर गए मास्टर्स के बारे में, नतमस्तक होकर गए। तो ये बात हमारे थियोसॉफिकल वर्कर्स जो होते हैं, उनके नेता जो है, जिन्होंने डीप स्टडी किया है, वो सब हमको वहां से इंस्पिरेशन मिला, गाइडेंस मिला। ये बात थी 78 की। और जो लास्ट जो बात हुई, जो हमारा सूरत में अधिवेशन हुआ था 2003 में, वो बात राधा जी की थी। तो मास्टर्स के बारे में डाउट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड कुछ बातें हैं वो हम समझ सकते हैं। थैंक यू। Yeah, Radhaji, many times she has felt this and she has expressed us also. But what we have to remember is, she said, this is a state to commune with the height and depth of the immense. See, we have to commune with the height and depth of the immense. So that is what we must remember. And this perception is entirely different from seeing an object without observer. It is beyond that. So beyond the world, this commune is possible. And Radhaji once asked me, do you feel something now? I was amazing, but it was a good exposition of the truth. We were discussing together at Nagpur that time, and it was the very nice discussion. And this happens because, you know, masters are waiting actually to meet you, but we are unable to commune with them because of our grosser materiality. Yes, it is possible. Thank you for discussion. Thank you to all. और आखिरी पलों की और हम जब जाएं, किशोर जी से सुने, अतुल भाई आए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दिनाकरण जी हैं, हर्षवर्धन जी है, चंद्रकांत जी हैं, अशोक जी थे, नंद कुमार जी हैं, एनसी कृष्णन जी हैं, ये सारे लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी होंगी। तो मुझे आप अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव से अगली किताब जरूर बताइए कि मुझे कौन सी लेना चाहिए, ताकि, और वो आप ही में से जो बताएंगे उन्हीं को वो किताब के बारे में बताना पड़ेगा। तो वो मुझे आप जरूर बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज की जो चर्चा से दो बातें समझ में आई। एक तो ये है कि मैंने बहुत इस बार मैसेजेस ज्यादा डाले ये सोच के कि लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन काफी कम लोगों ने लगता है कि उसे पढ़ी होगी या कुछ किया होगा, इसलिए क्वेश्चंस नहीं आए। तो मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे हम एक एक किताब करके बढ़ते जाएं, ताकि हम वो एक वातावरण पैदा कर सके कि किताब पढ़कर क्वेश्चन पूछना। बस यही गुजारिश थी। अतुल जी, आप आगे बढ़िए। કેશવરબેન શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं. Thank you, Keshwarben, and thank you to the little one. तू गावा माड़ी